So hello and welcome back to Being Economist YouTube channel. So as you well know कि हमने एक प्लेलिस्ट जो है आपकी स्टार्ट करी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिकली हमारा 10+2 लेक्चर के रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमी का जितना भी है उसमें सिलेबस उसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एक ही वीडियो अभी आया था, 2 दिन का गैप हो गया। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करके ये बोल रहे थे कि उसका जो सेकंड पार्ट है या मतलब अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो जल्दी लाई जाएं। सो 2 दिन का गैप था किसी वजह से। अब जो वीडियोस हैं आपको वो कंटिन्यू जो है वो दिखेंगी। हम पूरा कोशिश करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ में दूसरी प्लेलिस्ट जो है जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया या आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये भी जो है आपके साथ साथ में कंटिन्यू करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पे हम जो है 10+2 लेक्चर की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें सबसे पहला यूनिट जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक जो है हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कुछ इंट्रोडक्शंस जो हैं वो हमने ली थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे कुछ टॉपिक जो हैं वो रह गए थे, जैसे टाइप्स हमने किया था, उसकी डिग्रीज और मेजरमेंट की बात जो है वो आज हम करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। उस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएफ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अवेल कर सकते हैं हमारे एक जो टेलीग्राम चैनल है बीइंग इकोनॉमिस्ट के नाम से। ठीक है, एक ही चैनल है हमारा इस नाम से, वहां पे जाके उसे ज्वाइन करें। ऑलरेडी इसमें बहुत सारी फाइल्स जो है आपके काम की, स्टूडेंट के काम की, वो मैंने शेयर कर रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड, वो इसी का जो है कंटिन्यूशन जो है इसी पर्टिकुलर टॉपिक की वही है। यहाँ पे देखेंगे आपने, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी सिलेबस के रिलेटेड, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे। ये वाला जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मीनिंग, टाइप्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, टाइप्स आई थिंक हमने कवर कर लिया था, इसमें कुछ और डिग्रीज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ मेजरमेंट जो है वो आज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। उससे पहले डिमांड के बारे में थोड़ा सा हम जो है वो पढ़ेंगे, और फिर जो है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जितना भी हमारा टॉपिक है, लाइकवाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जितने भी ये टॉपिक्स हैं, जिनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो बनते हैं। हालांकि बहुत ब्रॉड ये जो है आपका टॉपिक है। ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चंस जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है एक जब हम शुरू करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर वाला, डिमांड और बिहेवियर वाला टॉपिक, तो उसमें सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। सो लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग हमने देखा। ठीक है, मीनिंग में कुछ खास था नहीं ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो मेरा फोकस जो है वो मेजरली उन्हीं टॉपिक्स पे है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस। आप देख रहे हैं कि मैं साथ साथ जो है आपको ये बताता जा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। डिमांड के बारे में डिस्कशन की थी, हालांकि थियरी ऑफ डिमांड जो है वो अलग टॉपिक है, उसको हम अभी एक साइड ही रखे हुए हैं, क्योंकि पहले हम इलास्टिसिटी वाला खत्म करेंगे तो डिमांड वाला शुरू करेंगे। ठीक है, जब डिमांड और कंज्यूमर वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा, फिर हम प्रोड्यूसर वाली साइड जो है वो जाएंगे। क्रोनोलॉजिकली जो है हम वो सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड वैसे हमने डिस्कशन की थी, बट अच्छे से डिस्कशन करना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अभी डिस्कस करनी है। तो डिमांड वाला जो है वो एक अलग से ही टॉपिक जो हम यानी एक लेक्चर जो है वो आएगा। हालांकि आपके डिमांड, आपके जो टॉपिक है अभी तक, उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी थी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका फॉर्मूला जो है हमने वो देखा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका जो फॉर्मूला है वो देखा। ठीक है, और क्रॉस प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमने देखा। डिग्रीज जो है हम अभी कवर करेंगे। इसके साथ साथ डिग्रीज के साथ साथ हम जो है हमारा एक और टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जितनी आपने टाइप्स पढ़ी उनमें से एक टाइप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी टाइप पढ़ी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उनमें से एक टाइप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट है। कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके आगे फर्दर डिवीजन हो रखी है 5 टाइप्स की। ठीक है, कितने टाइप्स की? 5 टाइप्स की फर्दर डिवीजन हो रखी है, जिनको हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं, कभी कभी हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल देते हैं। क्या? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये डिग्रीज जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि डायग्राम के साथ में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, या फर्दर आपको अज्यूम करने के लिए दे दिया जाता है कि इस तरह की डायग्राम होगी तो किस तरह की प्राइस इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले माइंड में ये बिठाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कि हमने अभी तक इलास्टिसिटी और डिमांड में 3 टाइप्स जो है वो पढ़ी थी, इनकम, प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी।
जिनमें से जो फर्स्ट टाइप था आपका प्राइस इलास्टिसिटी, आप उसकी फर्दर डिवीजन हो रखी है, जिसमें आपको ये पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, जो कि आज के करंट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने भी एग्जाम दिए या मैंने जो ऑब्जर्व किया, कि जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह के एग्जाम जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, 10+2 लेक्चर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन जो है आपके सामने लिखी है, डॉक्टर मार्शल, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल जो थे, अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली, हैज प्रोफाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो ये प्राइस इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने दिया। इसी तरह से आप जब अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि मैं बहुत सारी चीजें जब आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें हम अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स के अलग अलग कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। अब ये काम कब आएंगे आपको वो देखिए। बेसिकली एक तरफ ना आपको क्या दिया गया होता है, एक तरफ आपको इकोनॉमिस्ट जो है वो दिए गए होते हैं, और दूसरी तरफ जो है उनकी इन्वेंशंस आप बोल सकते हैं, या जो उन्होंने प्रोपाउंड किए। ठीक है, प्रोपाउंड किए क्या? टॉपिक्स। ठीक है, एक तरफ उनके प्रोपाउंडेड टॉपिक्स और एक तरफ जो है उनके इकोनॉमिस्ट के नाम होंगे। अब आपको इसमें क्या करना होता है? मैच करना होता है किस इकोनॉमिस्ट का क्या काम है। ठीक है, यानी कि वर्क्स जो है वो क्या क्या है, उस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, एक तरफ इकोनॉमिस्ट होते हैं और दूसरी तरफ जो है उनका वर्क होगा। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस इकोनॉमिस्ट ने जो है वो दे रखा है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ साथ में आपको ये चीजें जो हैं ये खुद से देखो, यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा कि ये जो प्रोफेसर मार्शल हैं या अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने ये टॉपिक जो है वो दिया। ठीक है, अब इसमें हमने उस दिन भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी इसकी कि इसमें 5 टाइप्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमारे पास में 5 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप यहां आपके सामने लिखी है, जब ईडी, यानी ईडी आपको पता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू 0 हो, या ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो। ठीक है, या ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो, या ईडी इज लेस देन 1 हो, या ईडी इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये 5 केसेस आपके पास में, इसमें से फॉर श्योर जो है आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कैसे आ सकता है कि कोई सिनेरियो आपको दे दे डायग्राम का, या इस तरह से कि कैलकुलेट, क्योंकि हम मेथड्स में देखेंगे कैलकुलेशन के बाद भी आपका जो है अगर 2.5 आंसर आए, 0.5 आंसर आए, तो वो किस तरह की इलास्टिसिटी की टाइप में जाता है, किस तरह की डिग्री में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, उस दिन भी इस टर्म पे हमने बहुत फोकस करके पढ़ा, उसको मैंने आपको अच्छे से समझाया जिस दिन इलास्टिसिटी का टॉपिक में हमने स्टार्ट किया कि इलास्टिसिटी का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको इलास्टिसिटी के अपोजिट एक वर्ड जो है वो दिख रहा है, इन इलास्टिक। ठीक है, यानी जिसमें इलास्टिसिटी ना हो। ठीक है, इसी टॉपिक के एंड में जब हम मेथड्स देख रहे होंगे तो मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जो है इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग वो बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है इन इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है। अब जब डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है तो हमने क्या पढ़ के रखा है कि डिमांड में इलास्टिसिटी का मतलब है कि किसी चीज वो कोई भी हो सकती है, प्राइस, इनकम या क्रॉस। ठीक है, वो जब मैं किसी चीज का बात लेता हूं तो यानी जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे डिमांड को, ठीक है, उनमें से किसी के साथ भी डिमांड का रिलेशन नहीं है। यही हुआ ना मतलब, कि आपकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, यानी उसके ऊपर किसी भी चीज का असर जो है वो नहीं होगा, किसी भी चीज का इफेक्ट जो है नहीं होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहां पे पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, यही बात है, हम पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो मतलब जब डिमांड के ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट ना हो। अंडरस्टूड? जब डिमांड के ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट ना हो उसको बोल देंगे इन इलास्टिक डिमांड। सिंपल सा है। ठीक है, अब ये एक टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। होती कब है? और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को बोलते क्या है? जहां पे जीरो होगी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जीरो कब हो सकती है, यहां पे ध्यान से देखेंगे। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इट्स प्राइस। हमने क्या देखा था कि इलास्टिसिटी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहां पे क्या लिखा है कि जो रिस्पॉन्स है, जो चेंज है, वो बिल्कुल नहीं है, डज नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ आपको दिख रहा है क्वांटिटी, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है प्राइस। ठीक है, यानी प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप।
और यहां पे आपकी जो डिमांड कर्व है ना, वो आपको दिख रही है इस तरह से वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल है, यानी प्राइस जितना मर्जी चेंज होगा, ठीक है, यहां पे देखो P1 P2 P3, ठीक है, ये P3 या P2, ठीक है, जितना भी प्राइसेस चेंज होते जा रहे हैं, जो आपकी क्वांटिटी है स्टिल क्यू पे ही है। ठीक है, क्यू से आगे, आगे का मतलब इस तरफ नहीं जा रही। ठीक है, Q1 नहीं हो रहा, इस तरफ Q2 नहीं हो रहा, यानी क्वांटिटी के ऊपर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। जब क्वांटिटीज के ऊपर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे, तो इस तरह की डिमांड, इस तरह की इलास्टिसिटी को हम क्या, इस तरह की प्राइस इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, याद रखना। अब इसका अपोजिट, ठीक है, समझने के लिए ये देखो, इसका बिल्कुल अपोजिट एक टाइप और है जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक, उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिक। इसकी डायग्राम आप देखोगे तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहां पे मैं अगर वो वाली डायग्राम बनाऊं आपके, तो वो डायग्राम किस तरह से थी? इस तरह से थे। ठीक है, ये डिमांड कर्व थी और यहाँ पे वाई एक्सिस था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था। लेकिन इसकी डिमांड कर्व में देखेंगे, डिमांड कर्व इस केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना कि वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जस्ट उसके अपोजिट डायग्राम। तो लिखा क्या है? डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक when its demand expand or contract to any extent without any little change in price graphically। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्राफिकली इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे क्वांटिटी कितनी भी चेंज होती रहे। ठीक है, प्राइस कितना भी चेंज, सॉरी, क्वांटिटी और प्राइस में जो रिलेशन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ किसमें? प्राइस में, तो आपकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ये देखो, वेरी लिटिल चेंज, अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो आपकी डिमांड बढ़ या कम हो सकती है, एक किसी भी एक्सटेंट तक। ठीक है, एनी एक्सटेंट तक, किसी भी एक्सटेंट तक वो जा सकती है। यानी एक जो टाइप आपने देखी, उसमें आपको कोई भी रिलेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था प्राइस और क्वांटिटी में, उसको हमने बोला इन इलास्टिक डिमांड। और यहां पे आपको इन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक रिलेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट। ठीक है, कि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ प्राइस में, तो आपकी डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, इनफिनाइट तक भी। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है आपकी, जब आपकी डिमांड के ऊपर जो चेंज है वो ज्यादा दिखाई दे। अब ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, लेस, सॉरी, ये लेस देन वन है, ज्यादा वाला नहीं, कम वाला है। ठीक है, लेस देन वन है, जहां पे ईडी लेस देन वन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन वन है। ठीक है, अब देखो, अब हुआ यूं कि आपका जो प्राइस है वो चेंज हुआ 30% से, आपका जो प्राइस है वो चेंज हुआ 30% से, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो चेंज हुई 20% से। तो यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ था, प्राइस में चेंज हुआ था, उतना क्वांटिटी में चेंज देखने को नहीं मिला। कौन सी क्वांटिटी? डिमांड वाली क्वांटिटी। ठीक है, उतना आपको इसमें चेंज देखने को नहीं मिला। जब ऐसा केस होगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख भी सकते हैं कि डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज कॉल्ड लेस देन वन या लेस देन यूनिट। वो क्या है मैं बताऊंगा आपको। रिलेटिवली इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको पता है, हमने एक परसेंटेज मेथड अभी हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, कि जब आपका डिमांड में चेंज कम हो और प्राइस में चेंज ज्यादा हो, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे लेस देन यूनिटी। ठीक है, या फिर लेस देन वन, लेस देन यूनिटी या लेस देन वन। ठीक है, अब यहां पे देखो, प्राइस चेंज वाला एरिया कौन सा है? ये वाला, जिसमें मैंने अभी यहाँ पे कर्व किया। ठीक है, यहाँ पे एरो किया। ठीक, ये प्राइस वाला एरिया है, P1 से लेके P2 तक, ये वाला प्राइस वाला एरिया है। और Q1 से लेके Q2 तक ये क्वांटिटी वाला एरिया है। ये एरिया देखो कम है और ये एरिया देखो ज्यादा है। ठीक है, ये आगे क्या? लेस देन यूनिटी वाला केस। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्किप करें। यहां पे इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब ईडी इज ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल्स में भी आपको ये समझाऊंगा। तो यहां पे प्राइस वाला एरिया आप चेक कर रहे होंगे, कितना है? कम है। और डिमांड वाला एरिया देखें कितना है? ज्यादा है। ठीक है, क्वांटिटी वाला एरिया जो है वो ज्यादा है। तो इस केस को क्या बोलेंगे? ईडी ग्रेटर देन वन और मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, मोर देन यूनिट मतलब ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट जो इसका टाइप है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड्स पे जाएंगे। नेक्स्ट टाइप जो है इसकी यूनिट। ठीक है, जिसको कभी कभी हम यूनिटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी। यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिसिटी। यहां पे देख रहे हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कम्युनिटी इक्वल्स टू
परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, जितना चेंज इस प्राइस में होगा उतना ही चेंज इस क्वांटिटी में होगा, यानी गैप बिटवीन दिस P1 एंड P इज एग्जैक्टली इक्वल टू द गैप बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, तो दोनों में गैप है वो क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो ये क्या है, 5 टाइप्स है। हमने उस दिन भी इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी, तो मैंने आज आपको थोड़ा सा अच्छे से जो है इसको बताया कि दोनों के अंदर यहाँ पे लास्ट वाला जो हम टाइप पढ़ा, दोनों के अंदर जो चेंज है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। ठीक है, ये रही बात आपकी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके पास में वो यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका, किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा जब कवर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी हमने शुरू किया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का खत्म होने के बाद में हमारे पास में जो है वो होगा डिमांड। ठीक है, कौन सा, डिमांड वाला पोर्शन। डिमांड में हमने क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन जो है इसकी डिमांड की थोड़ी बहुत जो भी होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्शंस जो है लॉ ऑफ डिमांड की वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ना कभी पढ़ाई जाती है ना आपको बुक्स में ज्यादा उसके ऊपर इंफेसिस दिखेगा। हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा गिफन गुड्स पे आते हैं, ठीक है, वेबलिन गुड्स पे आते हैं, या जितने भी एक्सेप्शंस हैं किसके, लॉ ऑफ डिमांड के, उस पे आते हैं। अब डिमांड वाला जब क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक है इसमें, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, या जो भी है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्रोनोलॉजिकली जो है आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पहले इलास्टिसिटी की समझ होगी तो डिमांड की समझ आएगी, और उसके बाद ही जो है वो ये वाला टॉपिक जो है वो कवर हो सकता है। सो आज का जो लास्ट टॉपिक है आपका, मतलब इस इलास्टिसिटी का, इसमें है, इसमें बेसिकली आपको एक ही मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस, मेथड नहीं सॉरी, एक ही टाइप के ऊपर जो आप बार बार देख रहे होंगे कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। हालांकि इनकम इलास्टिसिटी भी है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी है, बट प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर इंफेसिस करने का ज्यादा मतलब यह है कि इसी में से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अदरवाइज एज सच कोई आपका मेथड नहीं है जो कि मेजर करे इनकम इलास्टिसिटी को, वो एक ही है। ठीक है, जैसे हमने उस दिन देखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, वो एक ही, लेकिन इसमें आपको 2 से 3 जो है मेथड्स वो है वो मिल जाएंगे, इसीलिए इसमें से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास में 3 टॉपिक्स हैं, सॉरी 3 मेथड्स हैं, परसेंटेज मेथड, जियोमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन तीनों मेथड्स के अलग अलग नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जो है शायद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में शायद कुछ इस तरह से पूछा गया था कि आपके जो नेशनल इनकम को मेजर करने के, जैसे आपने देखा एक्सपेंडिचर मेथड है, आपका वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है, या इनकम मेथड है, तो इनके अदर नेम्स, ठीक है, इनके जो और नेम है वो भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से इन कुछ मेथड्स के भी अदर नेम्स हैं जो हर एक मेथड में आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है, या परसेंटेज मेथड ही बोलते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड ही बोलते हैं, जो सेम एग्जैक्टली जो है वो सेम है किसकी तरह, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे इसमें थोड़े सा हम एडिशन करेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसी तरह से सिमिलर टॉपिक जो है, सिमिलर मेथड जो है ये भी है परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास में परसेंटेज मेथड। अब देखें यहाँ पे, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, प्रोपोर्शंस, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड या फ्लक्स मेथड। ये 2 इंपॉर्टेंट इसके नेम हैं जो आपको याद रखने हैं इस मेथड में, एक परसेंटेज मेथड और एक फ्लक्स मेथड। ठीक है, एक परसेंटेज मेथड और एक फ्लक्स मेथड, ये 2 नाम इसके और हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज measured as the ratio of percentage change in quality demanded to the percentage change in price। हालांकि फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, जैसा हमने उसमें देखा वैसा ही आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट मेथड में देखा, तो क्या लिखा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला है इसका, किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, प्राइस परसेंटेज चेंज मेथड। लेकिन परसेंटेज चेंज, अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको वैल्यूज परसेंटेज में दी हो, अगर आपको वैल्यूज परसेंटेज में दी हो, जैसे कि भाई प्राइस चेंज हुआ 20%, क्वांटिटी चेंज हुई 30%,
अब इसको निकालो, अब इसको आप 30 डिवाइडेड बाय 20 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंजेस इस तरह से नहीं ना दिए गए हों कि परसेंटेज 20% चेंज हुआ या परसेंटेज 30% चेंज हुआ, जब ये वाली चीजें ना दी गई हो तो आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है, एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम वो है। ये तो इसमें तो सिंपल सिंपल इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आपको परसेंटेज दी होगी, अब इसमें डाल दें आपको इलास्टिसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर परसेंटेज ना दी हो, ठीक है, उस केस में यहां पे आप देखेंगे अगर आपको परसेंटेज ना दी गई हो तो यहां पे आपके पास में ये तो हो गया हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये सिंपल हो गया। लेकिन परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे मेजर करनी है, एक्चुअल क्वेश्चन वो है। अब यहां पे देखें कि अगर आपको परसेंटेज नहीं दी, ना ही प्राइस की परसेंटेज दी और ना ही क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज दी, जैसे कि आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन है कि आपका जो प्राइस है, ठीक है, वो कितना है 10 पर यूनिट और तब आपकी क्वांटिटी है 100 पर यूनिट। लेकिन जब प्राइस फॉल हो जाता है कितना 8 पर यूनिट, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है कितना 150 यूनिट, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे ध्यान से देखेंगे हमारे पास में प्राइस पहले कितना था 10 और क्वांटिटी पहले कितनी थी, यहां पे जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 100 थी, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 100 थी। अब जब प्राइस फॉल किया 8 हो गया तो क्वांटिटी 150 हो गई। जब प्राइस फॉल करेगा P2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो क्वांटिटी जो है हमारे पास में 150 हो जाएगी। यहां कहीं पे भी आपको ये नहीं दिख रहा कि कितनी परसेंटेज चेंज हुई है, ठीक है, कितनी परसेंटेज जो है वो चेंज हुई है, एक मिनट, कितनी परसेंटेज जो है वो चेंज हुई। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ये वाला फॉर्मूला तो हमारे काम में नहीं आएगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट परसेंटेज मिली। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हो, जैसे कि ये आपको दिख गया, इस तरह से क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे पूछा जाए और आपको वैल्यू फाइंड आउट करने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपको फॉर्मूला काम आने वाला है वो तो या तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, या ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें यहां पे, अब अगर आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही चाहिए आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन क्यू, ये डेल्टा का क्या मतलब है, चेंज, जो चेंज आया क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय क्यू इनटू 100 आपको कर देना। तो हमारे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ यहां पे देखेंगे, पहले क्वांटिटी हमारी Q1 कितना था 100 और Q2 कितना था 150, तो यानी चेंज कितना है जब 100 जब 150 100 में से 150 आप माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना 50। तो चेंज कितना है आपका 50 और क्यू क्या है जो इनिशियल आपका फर्स्ट चालू क्वांटिटी, ठीक, Q1 था, कितना आ गया 100 इनटू 100। तो यहां पे जब आप करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 50%, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ गया, यहां पे हम लिख देंगे 50%। अब नेक्स्ट देखिए चेंज इन क्यू यानी डेल्टा पी, चेंज इन पी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। तो डेल्टा पी कितना है हमारे पास में, डेल्टा पी है हमारे पास में इनिशियल प्राइस क्या था 10 और P2 क्या है 8, तो 8 माइनस सॉरी 10 माइनस 8 तो हमारे पास में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितना था हमारे पास में 8 इंटू 100, ठीक है, इनिशियल प्राइस सॉरी इनिशियल प्राइस था हमारे पास 10, इनिशियल प्राइस कितना था 10, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, इस पेन को क्या हो गया, एक मिनट, इनिशियल प्राइस था यहाँ पे, हाँ आ गया, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस था हमारे पास में यहाँ पे 10, ठीक है, इनिशियल प्राइस 10 और चेंज कितने का हुआ 2 का, तो इसको हम इससे कट कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास में 20, अंडरस्टूड, 20% जो है हमारे पास में ये निकल गई वैल्यू। तो यहां पे हम देखेंगे कितना 20% जो है चेंज इन किसमें, प्राइस में। अब यही चीज जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको सॉल्व जो है वो दिखेगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हमने निकाला 50, इन्होंने भी निकाला 50, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया 20। अब जब इसको आप फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 20%, 50 क्या था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस कितना 20 क्या था चेंज इन प्राइस, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपके पास में वैल्यू निकल जाएगी 2.5 की। अब ध्यान से सुनना 2.5, अब यहां पे आपको ना माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है,
2.5 माइनस का साइन दिख रहा है। ये माइनस का साइन हमेशा ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप देखेंगे हर क्वेश्चन में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ज्यादा होती है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से आपको यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो हमेशा दिखेगा। ठीक है, इसके पीछे के साइंस ये। तो ये वाला जो है, और सपोज दैट अगर आपके पास में इस तरह से परसेंटेज आप निकालते हैं तो इसको आप इस पर्टिकुलर मेथड से भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि चेंज इन क्यू, जो भी क्यू का चेंज आया था, जो भी पी का चेंज आया था, इनटू पी इनटू क्यू। ठीक है, चेंज इन क्यू क्या था, जो यहां पे हमने निकाला कितना, यहाँ पे हमने निकाला था। ठीक है, चेंज कितना था क्यू में 50 और चेंज कितना था पी में 2। ठीक है, उनको आप डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चेंज कैसे निकाला उन्होंने, Q2 माइनस Q1। ठीक है, कितना आ गया 50। और इसी तरह से आप इस फार्मूला से भी इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी जो है आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 ही आएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बताने का मोटिव ये भी है क्योंकि इस तरह से आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया जाए कि परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग, तो आप किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका एक मेथड, कौन सा, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, जो कि परसेंटेज से ही आपको निकाला जा सकता है, और परसेंटेज ना दी गई हो तो कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आपके पास में जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा है, जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड मेथड है वो आपको जरूर देखना है, उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। ठीक है, इसका भी दूसरा नाम आ गया पॉइंट मेथड। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, फ्लक्स मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, किसको, परसेंटेज को। और सेकंड इसमें हमने क्या, इसमें इसको क्या बोला, पॉइंट मेथड। जियोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू मेजर इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। Elasticity of demand is different at different points on the same straight line demand curve. According to geometric method, elasticity of demand at any point of straight line demand curve is measured as the ratio of lower segment of the demand curve and upper segment of the demand curve. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड में कैसे इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट। क्या है लोअर सेगमेंट, मैं बताऊंगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो आपके पास में एक डिमांड कर्व है जो कि यहां पे आपको दिख रही है, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, तभी तो इसे हम पॉइंट मेथड जो है वो बोल रहे हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक का यूज करके, इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप देख के भी जो है आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिमांड कर्व में क्या क्या जो है आपके पास में इलास्टिसिटीज होंगी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि सी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी मिल रही है, डी पे ग्रेटर देन 1, एम पे इक्वल टू 1, एन पे लेस देन 1, और पी पे इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1 नहीं होगा ये होगा 0, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ईडी एट मिड पॉइंट यानी एम पे, यहां पे इस पे हमने कैसे फाइंड आउट किया कि हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। देखो, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या था, एम पी। ठीक है, देखो लोअर सेगमेंट क्या था, एम पी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट क्या था, एम सी। ठीक है, अपर सेगमेंट क्या था यहाँ पे, एम एंड सी। ठीक है, एम एंड सी। जब आप लोअर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे अपर सेगमेंट से, तो यहां पे देखेंगे लोअर सेगमेंट एमपी भी इक्वल है डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट एमसी के इक्वल है, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, मतलब जो लोअर सेगमेंट है वो अपर सेगमेंट के इक्वल है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं मैथमेटिकली कि जब वो दोनों इक्वल होंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी इलास्टिसिटी की, वो कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से मतलब इसमें क्या हुआ, बिकॉज एम पी इज इक्वल टू एम सी। यहां पे देखो एम पी वाला जो एरिया है, एक मिनट में इसको इरेज कर लूं पहले, हाँ ये देखो एम से लेके पी तक का जो एरिया है वो इक्वल है एम से लेके सी तक का, ये वाला और ये वाला, इसलिए हमारी इलास्टिसिटी कितनी निकली 1। इसी तरह आप हर पॉइंट का, एन पॉइंट का देखेंगे आप, एन पॉइंट, यहां पे पॉइंट एन। ठीक है, पॉइंट एन पे आप देखेंगे तो लोअर सेगमेंट क्या है, एन एंड पी, लोअर सेगमेंट क्या है, एन एंड पी, और अपर सेगमेंट क्या है, एन एंड सी, एन एंड सी। ठीक है, अब यहां पे
ईडी जो है वो लेस देन 1 है, ईडी जो है वो लेस देन 1 है। क्यों लेस देन 1 है? क्यों कि पॉइंट एन इज बिलो द पॉइंट एम, सो एन पी इज लेस देन एन सी, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि जो लोअर सेगमेंट है वो कम है और अपर सेगमेंट जो है वो ज्यादा है, और लोअर सेगमेंट को हमने डिवीजन में ऊपर वाली साइड पे, अपर वाली साइड पे लिया है, और अपर साइड को लोअर वाली साइड पे लिया है। तो डिवीजन जब हम इसकी करेंगे तो आपको लेस देन 1 ही जो है वैल्यू वो मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से देखिए पॉइंट डी, पॉइंट डी, यहाँ पे पॉइंट डी नहीं होगा, सॉरी, पॉइंट एन, पॉइंट पी। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट पी, पॉइंट पी पे देखें आप क्या है, लोअर सेगमेंट हमारा नहीं है, लोअर सेगमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि पी से नीचे आपको कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। जब लोअर सेगमेंट नहीं है तो लोअर सेगमेंट की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0। और अपर सेगमेंट जो है हमारे पास में क्या है, पी सी, अपर सेगमेंट हमारे पास में क्या है, पी एंड सी, पी एंड सी। एक मिनट, ठीक है, लोअर सेगमेंट हमारे पास में पी पॉइंट के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन अपर सेगमेंट हमारे पास पी सी है। ठीक है, यहां पे देखिए पी सी। ठीक है, देखो लोअर सेगमेंट हमारे पास 0 है, अपर सेगमेंट हमारे पास पी है, तो हम इसकी जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। ठीक है, हेयर लोअर सेगमेंट इज 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इस तरह हम हर पॉइंट पे जो है वो इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए हम इस पॉइंट, इस मेथड को हम पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड मतलब सिंपल विदाउट कैलकुलेशन जो है, आप इसको देख के भी, इसकी डायग्राम को देख के भी जो है वो गैस कर सकते हैं कि क्या इलास्टिसिटी होगी। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसे टोटल आउटले मेथड भी कभी कभी हम बोलते हैं, इसे हम कभी भी क्या करते हैं, टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है वो जो है आपको मिल जाएगी लिखाई हुई। अच्छा, थोड़ी देर में, ठीक है। अब इसमें है जो आपको वो क्या है, इसके पीछे आपको एक और पॉलिसी जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है वो भी आपको दिखेगी। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड को आप आउटले मेथड से भी, नाम से भी जानते हैं, यहां शायद मैंने ऐड नहीं किया, तो आउटले मेथड से भी सबसे पहले आप इसको समझ लें, ये डायग्राम जो है आप अपने माइंड में रखें। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपने कभी कभी फील किया होगा, कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब डॉक्टर्स की फी होती है, ठीक है, डॉक्टर्स की फी होगी, यहाँ पे फी होगी, वो एक ही डॉक्टर जो है अगर वो दो अलग अलग सिटीज में बैठता है, दो अलग अलग सिटीज में बैठता है, तो उसकी फी उसकी अलग अलग, उसकी एक सिटी में अलग होगी, दूसरी सिटी में अलग होगी। ऐसा क्यों? अब इसके पीछे जो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो वेरी करता है। अब मान के चलिए एक सिटी में, सिटी 1 जो है और सिटी 2, ठीक है, सॉरी सिटी 2, यहां पे सिटी 1 में डॉक्टर की जो फी है, सेम डॉक्टर, एक कोई डॉक्टर है, कोई भी XYZ, ठीक है, उनकी जो फी है वो 500 है, और सिटी सेकंड में जब वो डॉक्टर बैठते हैं तो उनकी फी कितनी है, 1000। ठीक है, एक ही डॉक्टर, एक ही सेम डॉक्टर की एक सिटी में फी जो है 500 और दूसरे में जो है वो 1000। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि सिटी 1 में जो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, वो इलास्टिक है। वो कैसी है, वो इलास्टिक है। और सिटी 2 में क्या है, इन इलास्टिक है। सिटी 2 में क्या है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक का मतलब अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने जो इलास्टिसिटी और डिमांड का हमने पढ़ा है टॉपिक उसके बाद में। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर वो प्राइस में थोड़ा सा चेंज करे, सपोज दैट 500 से 600 करे, थोड़ा सा चेंजेस जो है प्राइस में लाए, उसे पता है कि उसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। अब थोड़ा सा चेंज होने पर प्राइस में, डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है इलास्टिक में, आप सब लोगों ने पढ़ लिया, आप सबको पता है कि थोड़ा सा भी चेंज अगर प्राइस में आए तो ज्यादा चेंज दिखता है किसमें, क्वांटिटी में। उसे पता है कि अगर मैंने फी थोड़ा सा भी बढ़ाई या थोड़ा सा भी कम की तो मेरी डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में उसने फी अपनी कम रखी है। ठीक है, अब सिटी 2 की एग्जांपल लो, इन इलास्टिक डिमांड है, उसे पता है यहां पे लोग जो हैं वो मेरे अलावा किसी और के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, यहां पे मेरी डिमांड जो है इन इलास्टिक है। डिमांड इन इलास्टिक मतलब मैं प्राइस चाहे जितने भी, जितने नहीं, थोड़े बहुत भी अगर चेंज करूंगा तो डिमांड के ऊपर उतना मुझे फर्क नहीं दिखेगा। सपोज दैट अगर 1000 से 1100 भी कर दूं तो मेरी डिमांड
10 अगर लोग मेरे पास आते थे तो 10 से 9 हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं होंगे, यानी इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलेगा। यही चीज को यहां पे यूज करके हम मेथड को समझेंगे, ठीक है। अब देखें, जब जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, वहां पे प्राइस, ध्यान से देखना, प्राइस यहां पे मैं लिखूं P1, यहां पे मैं लिखूं P2, ठीक है, यहां पे मैं Q1 Q2। इलास्टिसिटी जहां पे ग्रेटर देन 1 है, यानी इलास्टिक है, इलास्टिसिटी जहां पे इलास्टिक है, वहां पे प्राइस और एक्सपेंडिचर का नेगेटिव रिलेशन है। हमेशा याद रखना, प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब दूसरा केस देखें, यहां पे जब ईडी लेस देन 1 है, ईडी लेस देन 1 है, तब P1 P2 Q1 Q2, ठीक है, P1 P2 जब प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशन। आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर का जहां पे नेगेटिव रिलेशन है, वहां पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और जहां पे प्राइस और इलास्टिसिटी का पॉजिटिव रिलेशन है, वहां पे इलास्टिसिटी ग्रेटर लेस देन 1 होती है, और जहां पे प्राइस और एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन नहीं है, यानी इनके मिड पॉइंट का, वहां पे ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब इलास्टिसिटी, सॉरी, प्राइस और एक्सपेंडिचर का नेगेटिव रिलेशन है। ग्रेटर देन लेस देन 1 कब होगा? जब प्राइस और इलास्टिसिटी का नेगेटिव रिलेशन है। और इक्वल कब होगा? जब कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये सारे थे आपके इलास्टिसिटी को मेजर करने के मेथड्स। अपकमिंग में आपको फिर से बता दूं, जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। छोटी से छोटी चीज जो है मैं उनमें कवर करूंगा, तो आप उन टॉपिक्स के लिए जो है चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी मैक्सिमम लाइक आपने करना है, शेयर भी करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कंटिन्यू जो है मैं बाकी सीरीज भी शुरू करने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ में बने रखें। थैंक यू।